उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है मनोज। मनोज के माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी और उसके बाद उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। मनोज के चाचा का एक लड़का था जो मनोज की हम उम्र का था और वह सभी लोग एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। मनोज ने अभी अभी इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया है और उसके बाद वह इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी के कॉलेज में उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है रचना। अब रचना को जैसे ही मनोज देखता है तो मन ही मन उसे पसंद करने लगता है और उससे बात करना चाहता है। इसके बाद मनोज मौका देकर एक दिन रचना से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वह अपने प्यार का इजहार रचना से कर देता है। अब रचना जैसे इस बात को सुनती है तो वो भी कहीं ना कहीं मनोज को पसंद किया करती थी, क्योंकि जब मनोज उसको घूर घूर कर देखा करता था तो कहीं ना कहीं रचना के दिल में भी उसके लिए जगह बन गई थी। तो वह भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं मनोज, मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ उन दोनों में बातें होती हैं और बातों ही बातों में मनोज को पता चलता है कि रचना भी उसी की तरह अनाथ लड़की है और वो अपनी दादी के पास रहा करती है। उसके दादाजी फौज में थे और उनकी ही पेंशन दादी को मिला करती है और उस पेंशन की वजह से इनके घर का गुजर बसर हुआ करता है। अब इस बात के चलते मनोज का प्यार रचना के लिए और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि मनोज के भी माता पिता नहीं थे, इधर रचना के भी माता पिता नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मनोज जो है वो फौज में लगना चाहता है, क्योंकि बचपन से उसका फौज में लगने का सपना था। तो इसी सपने को साकार करने के लिए मनोज दिन रात मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ मनोज की मेहनत रंग लाती है और वह इंडियन आर्मी के अंदर फौजी बन गया था। वह पैरा कमांडो बना था। जैसे ही मनोज को पता चलता है कि वो फौजी बन गया है तो उसके बाद मनोज अपनी प्रेमिका रचना के पास जाता है और उसे इन सब चीजों के बारे में बताता है। कहता है कि रचना, मैं फौज में लग चुका हूं और अब इसके बाद मुझे केवल ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग करने के बाद मैं पक्का फौजी बन जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अब इस बात को सुनकर रचना भी इन बातों की खुशी मनाती है और मनोज को इस बात के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। इसके बाद जो मनोज होता है वो अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए चला जाता है और कुछ दिनों में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस से कुछ दिनों के लिए अपने घर आ जाता है। अब जैसे ही वो घर आता है तो अपने चाचा चाची से अपनी शादी की बात करने लगता है। कहता है कि चाचा चाची, अब मैं शादी करना चाहता हूं और मैं एक लड़की से प्यार किया करता हूं और उसी से मैं शादी करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद उसके चाचा चाची उससे पूछते हैं कि कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो। तो मनोज रचना का नाम बता देता है और उसके बारे में सारी बातें बता देता है कि वो दूसरे गांव से है। उसके माता पिता भी मेरे माता पिता की तरह बचपन में उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन रचना की दादी उसका अच्छे से ख्याल रखा करती है। अब उसके चाचा चाची जैसे ही रचना के बारे में सुनते हैं तो मनोज से साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, उस लड़की से हम तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते। तुम फौज में लगे हुए हो और वो एक अनाथ लड़की है, उसकी दादी भला उसको क्या दहेज दे पाएगी। लेकिन दोस्तों, जो मनोज होता है वह अपने चाचा चाची से साफ साफ कह देता है कि मैं रचना से बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। मनोज एक तरह से जिद लगाकर बैठ गया था, तो उसकी जिद के सामने उसके चाचा चाची को झुकना पड़ता है और वो लोग भी उसकी शादी रचना से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मनोज अपने परिवार के साथ रचना के घर जाता है और वहां पर जाकर रचना की दादी से रिश्ते की बात करने लगता है। अब रचना की दादी भी इस रिश्ते से राजी हो जाती है, क्योंकि लड़का फौज में लगा हुआ था तो अच्छा खासा पैसा कमाएगा और जीवन भर कोई भी दिक्कत उसकी पोती को नहीं होने वाली। तो वह भी हामी भर लेती है और इसके बाद रचना और मनोज दोनों की एक दूसरे से धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रचना मनोज के घर आती है और वहां पर मनोज के साथ रहने लगती है। कुछ समय मनोज और रचना एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उसके बाद अचानक से मनोज के पास एक फोन आता है फौज से और उसे एक जरूरी मिशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो मनोज होता है वो अपनी पत्नी से और अपने घर वालों से कहकर वहां से चलने लगता है। अब यह बात जैसे ही रचना को पता चलती है तो यह बात उसे बड़ी बुरी लगती है और वो मनोज से ना जाने के लिए कहने लगती है। लेकिन तभी जो मनोज होता है उसे समझाता है, कहता है कि मैं फौजी हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे तुम्हारे साथ साथ देश की देखभाल भी करनी होगी, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल से नहीं रुक सकता। वह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वहीं पर रहने देता है और खुद फौज के लिए उस सीक्रेट मिशन के लिए निकल जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे किसी सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जा रहा है और जिस मिशन पे वो फोन तक नहीं रख सकता। तो इसके बाद मनोज वहां से अपनी पत्नी के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मैं किसी सीक्रेट मिशन के लिए जा रहा हूं और वहां पर मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, तो तुम लोग इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं उस काम को करके जल्दी वापस आऊंगा और उसके बाद तुमसे मिलूंगा। इस बात को सुनने के बाद जो रचना होती है उससे इस बार भी मना करती है, कहती है कि मेरा जी घबरा रहा है, आप इस काम के लिए मत जाओ। लेकिन मनोज फिर से उसको समझा देता है और उस मिशन के लिए चला जाता है। मनोज उस मिशन को बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता रहता है और धीरे
धीरे समय बीतने के साथ साथ उसको 1 साल हो जाता उस मिशन पे जाए हुए। अब इस 1 साल के दौरान मनोज ने ना तो अपने घर वालों से बात की थी और ना ही अपनी पत्नी से बात की थी। तो जैसे वो अपनी मिशन को कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसके बड़े अधिकारी उसको छुट्टी दे देते हैं 2 महीने के लिए और कहते हैं कि तुम्हें 1 साल हो गया है इस मिशन को कंप्लीट करते हुए, तो तुम अपने घर जाओ और अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करो। इसके बाद मनोज भी हर्षोल्लास से भरा हुआ बिना अपने घर वालों के पास फोन किए सीधा अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे वो अपने घर के दरवाजे पर जाता है तो वह अपने दिमाग के अंदर सोच रहा था कि मेरी पत्नी एकदम से भाग कर आएगी और मुझे अपने गले से लगा लेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका पति दोबारा से आ गया है। लेकिन दोस्तों वो घर के अंदर तक भी चला जाता है लेकिन उसकी पत्नी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। घर के अंदर उसके चाचा चाची बैठे हुए थे और एक उसके चाचा का लड़का जो उसके हम उम्र का था। उसके बाद वह जाकर उनको नमस्कार करता है, उनके अच्छी तरह से पैर छूता है और पैर छूने के बाद उनसे पूछने लगता है कि मेरी पत्नी रचना कहाँ है और वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है। उसके बाद उसके चाचा चाची उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनने के बाद मनोज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो लोग बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी और लड़के के साथ भाग गई है। इस बात को सुनने के बाद मनोज को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह अपने चाचा चाची से कहता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो ना, आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। लेकिन उसके चाचा चाची कहते हैं कि नहीं बेटा, हम लोग सही कह रहे हैं, तुम्हारी पत्नी किसी और लड़के के साथ भाग गई है। तुम्हारे जाने के बाद से उसने हम लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था और कई लड़के घर पर भी आया करते थे उससे मिलने के लिए और जब हम लोग उसका अवरोध किया करते थे तो वो उन लड़कों से हमें पिटाई लगवा दिया करती थी। उसके बाद हम लोगों ने उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। लेकिन एक रात अचानक से वो घर से गायब हो गई और उसके बाद से हमने उसको कभी भी नहीं देखा है। अब मनोज को इस बातों पर विश्वास तो नहीं था क्योंकि वह रचना से प्यार किया करता था और प्यार करने के बाद उसने उससे शादी की थी। उसे रचना के बारे में हर एक बात पता थी। लेकिन जब उसके चाचा का लड़का इस बात की गवाही देता है, कहता है कि हाँ भैया, मम्मी पापा सही कह रहे हैं, भाभी के अवैध लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग थे। इस बात को सुनने के बाद उसको थोड़ा सा विश्वास होता है और वह मायूस सा घर के अंदर ऐसे ही बैठा रह जाता है। अब मनोज इस बात को सोच सोचकर बहुत ज्यादा हैरान है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या कर दिया है। इसी मायूसी के साथ वो 2-3 दिन तक अपने घर रहता है लेकिन उसके बाद वह दोबारा से अपनी यूनिट में पहुंच जाता है अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मनोज को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा था कि उसकी पत्नी किसी और लड़के के साथ भाग गई है। इसके बाद वह वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद अपने अफसरों से कहने लगता है कि मुझे दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। वह लोग भी इस बात को देखकर बड़े हैरान होते हैं क्योंकि उसे 1 साल हो गया था घर जाए हुए और 4-5 दिन के अंदर ही वो वापस कैसे आ गया। उसके बाद उसके अफसर उसे पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तू 4-5 दिन में ही वापस आ गया। तो वो उनसे कहता है कि मेरा घर पे मन ही नहीं लग रहा और मैं यहीं पे रहूंगा, दोबारा से अपनी ड्यूटी को चालू करूंगा। उसके बाद मनोज फौज में ड्यूटी करने लगता है और ड्यूटी करते करते उसको 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद उसकी ड्यूटी चंडीगढ़ में होती है और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी को वह कर रहा था। उनके आर्मी कैंप के थोड़ी ही दूर एक गुरुद्वारा था जिस गुरुद्वारे के अंदर हर संडे को लंगर लगाया जाता था और उस लंगर को खाने के लिए आर्मी के जवान भी वहां पर पहुंच जाया करते थे। तो अक्सर जब लोग जाया करते थे तो मनोज से भी कहा करते थे, लेकिन मनोज उन लोगों से मना कर दिया करता था क्योंकि अभी तक भी वह अपनी पत्नी से जुदा होने का गम भुला नहीं पाया था। अब एक संडे को फौज से कुछ लोग लंगर खाने के लिए जा रहे थे लेकिन तभी मनोज का एक दोस्त उससे कहने लगता है कि अरे यार चल, तू यहाँ पे अकेला क्या करेगा। उसके बाद मनोज पहले तो मना करता है लेकिन वो इससे जबरदस्ती करता है और मनोज को अपने साथ उस लंगर में ले जाता है। वहां जाने के बाद मनोज भी वहां पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाने को खाते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वह एकदम से आवाज लगाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब जैसे ही वो महिला मनोज की तरफ देखती है तो एकदम से सारे काम को छोड़कर उसको गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो मनोज होता है उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे और वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एक तो फौजी है और एक यहाँ पर गुरुद्वारे में खाना बनाने वाली महिला है। दोस्तों वह महिला और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी आरती थी जिसको उसके घर वालों ने बताया था कि ये किसी और लड़के के साथ भाग गई है। उसके बाद मनोज उसको शांत कराता है और शांत कराने के बाद गुरुद्वारे में ही एक जगह पर बैठ जाता है। वहां जाने के बाद उससे पूछने लगता है कि आरती, मैंने तो सुना था कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, कहां है वो व्यक्ति और उसके साथ तुम क्यों भागी थी। इस बात को सुनने के बाद आरती उससे कहने लगती है कि यह बात तुम्हें किसने बताई है। उसके बाद वह बताता है कि चाचा चाची इस बात के लिए बता रहे थे और मेरे चाचा के लड़के ने भी इस बात की पुष्टि की थी। अब इस बात को सुनकर आरती एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। मनोज फिर से उसको चुप कराता है और उससे पूछता है कि आरती आखिर क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो। तो आरती मनोज को अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि मनोज, जब तुम वहां से चले गए थे तो उसके बाद तुम्हारे चाचा चाची ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था और जो तुम्हारा चाचा का लड़का है वो मुझ पर गलत निगाहें रखा करता था और इसी वजह से बार बार वो मुझको परेशान किया करता था। और एक रात अचानक से मैं अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी तो उसके बाद तुम्हारा चाचा का लड़का उस कमरे के अंदर घुस गया था और मेरे साथ गलत हरकत करने की
कोशिश कर रहा था। अब मैंने इस बात का विरोध किया और उसको धक्का देने के बाद बाहर निकल गई और चाचा चाची को ये पूरी बात बताई, लेकिन उन लोगों ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हें ऐसे ही इस घर के अंदर रहना होगा। इसी वजह से मैंने उस घर को छोड़ दिया और मैं अपनी दादी के पास रहने के लिए चली गई। अब इसके बाद मैं अपनी दादी के पास चली जाती हूँ और वहां पर रो रो कर सारी कहानी अपनी दादी को बताती हूँ और दादी मुझसे कहती है कि बेटा चलो पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया और मैंने कहा था कि मैं अपने पति को ढूंढूंगी और उसी को इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। लेकिन दादी को इस बात का बहुत ही गहरा सदमा लगता है कि उसकी पोती के साथ अन्याय हो रहा है और उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसी वजह से दादी के हार्ट अटैक के चलते मौत हो जाती है और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल से अकेली हो गई थी। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हें ढूंढने के लिए मैं इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते मैं चंडीगढ़ पहुंच गई और यहां पर रेलवे स्टेशन के पास कुछ फौजी थे, तो उनसे मैं तुम्हारे बारे में बात करने लगती हूं, लेकिन उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद मैं वहां से इधर उधर ऐसे ही घूमने लगती हूं। तभी कुछ बदमाश लोग मेरे पीछे लग जाते हैं और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बस्ती बचाती कैसे तैसे भाग रही थी और भागते भागते इस गुरुद्वारे के अंदर चली आती हूं। जैसे मैं इस गुरुद्वारे के अंदर आई थी तो जो यहाँ के बाबा हैं जो इसको अच्छी तरह से देखभाल किया करते हैं, उनको मैंने अपनी पूरी व्यथा बताई और उन्होंने उन लोगों से मेरी सुरक्षा की और मुझसे कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाते। और मेरे बाबा रोज जाकर आर्मी कैंप में तुम्हारे बारे में पता किया करते थे, लेकिन उनको तुम्हारे बारे में सिवाय नाम के कुछ भी नहीं पता था और इसी वजह से पिछले 6 महीने से वो लगातार आर्मी कैंप का चक्कर काट कर आ रहे हैं और तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद जो मनोज होता है उसको इन सभी बातों का बड़ा ही बुरा लगता है। उसके चाचा चाची ने उसके साथ धोखा किया था और उसकी पत्नी के खिलाफ उसे उल्टी सीधी बातें बताई थी। रचना उसको बताती है कि जहां पर मैं रहा करती हूँ उन बाबा की एक लड़की है, वो भी मेरी बराबर की और वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी। वह उनकी तरफ इशारा करती है। तो उसके बाद जो मनोज होता है उस गुरुद्वारे वाले बाबे का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उससे कहता है कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पत्नी को इस तरह से संभाल कर रखा। अब जैसे उस बाबा को पता चलता है कि उस लड़की का पति मिल गया है तो वो भी इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं। वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी को इस चीज के बारे में पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों एक दूसरे से किसी कारण से अलग हो गए थे और आज ये यहाँ पर गुरुद्वारे में मिले हैं। उसके बाद जो मनोज होता है वहीं पर जहां पर कैंप में वो रहा करता था वहीं पर अपने लिए क्वार्टर अलॉट करवाता है और अपनी पत्नी को लेकर वहीं पर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिलती है और छुट्टियों के दौरान वह अपने गांव में जाता है अपनी पत्नी के साथ और वहां पर जाने के बाद अपने चाचा चाची को खूब खरी खोटी सुनाता है। उनसे कहता है कि तुमने मेरी पत्नी के साथ इतना गलत किया है, मन तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को पुलिस में पकड़वा दूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अपना माना है, अपना समझा है, इसी वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। और इसके बाद जो मनोज होता है अपने हिस्से की जमीन जायदाद को अपने चाचा से अलग कर लेता है। जो जमीन उसके पास गांव में आती है उसमें एक अच्छा सा घर बनाता है और जब भी मनोज की छुट्टियां हुआ करती हैं तो वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने के लिए चला जाया करता है और बाकी समय में वह अपनी पत्नी के साथ फौज में ही रहा करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो मनोज की पत्नी होती है वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उन बच्चों के आने के बाद मनोज की जिंदगी में खुशियां और भी ज्यादा हो जाती हैं और वह अपने आप को बहुत बहुत भाग्यवान समझता है। और यह बात जैसे ही गांव में चारों तरफ पता चलती है कि इसके चाचा चाची ने इसके साथ ऐसा कर दिया है तो गांव के लोग भी उसके चाचा चाची को धुतकारते हैं, क्योंकि जब उसकी पत्नी वहां से चली गई थी तो उन लोगों ने कहा था कि वो तो अपने मायके में रहने लगी है, कहा है कि जब मेरा पति आ जाएगा तभी मैं वापस लौटूंगी। लेकिन दोस्तों असलियत तो वो थी जो मनोज ने गांव वालों को बताई थी। उसके बाद गांव के अंदर उसके चाचा चाची की इज्जत खास नहीं रह जाती, सभी लोग उनसे घृणा करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक फौजी साहब की जिसने अनाथ लड़की से प्यार किया और उससे शादी कर ली और शादी करने के बाद वो 3 साल तक एक दूसरे से अलग रहे और उसके बाद फिर से मिल गए। आप क्या कहना चाहते हो मनोज के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो रचना के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मनोज के चाचा चाची के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि मनोज ने जो अपने चाचा चाची की बातों पर विश्वास किया था, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। गांव के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति से वो थोड़ी सी भी बात पूछ लेता तो उसको क्लियर हो जाता कि उसकी पत्नी बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके चला जाता तो भी यह बात उसको क्लियर हो जाती, लेकिन उसने मायूसी को गले से लगाया और उसके बाद दोबारा से फौज में चला गया। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, किसी भी बात की तह तक जरूर जाना चाहिए था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।